आप हमारी जान बन गए। क्लासरूम में एक सन्नाटा छा गया था और प्रोफेसर नारायण का चेहरा देखते ही सभी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उनकी आंखों में गुस्सा था और हाथ में हमारी असाइनमेंट्स का ढेर। उन्होंने एक कड़ी नज़र हम सब पर डाली और गहरी सांस लेते हुए बोले, क्या यही है आपके एमबीए की मेहनत? ये असाइनमेंट्स हैं या सिर्फ इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया हुआ कचरा? इतनी मेहनत से मैंने ये टॉपिक दिया था और आप लोगों ने इसे गंभीरता से लेना भी जरूरी नहीं समझा। कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नज़र उठाकर उनकी तरफ देखे। अब ये सब देखकर मेरा दिल भी तेजी से धड़क रहा था। मैंने भी ये असाइनमेंट इंटरनेट से मदद लेकर पूरा किया था और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। प्रोफेसर ने एक के बाद एक कुछ असाइनमेंट उठाए और पन्ने पलट कर देखे। आपको लगता है कि इस तरह की घटिया और नकल की हुई चीजें मैं एक्सेप्ट करूंगा? उन्होंने गुस्से में कहा और अगले ही पल उन्होंने कागज के एक बंडल को इतनी जोर से फाड़ा कि सारे पन्ने हवा में बिखर गए। इसका मतलब समझते हो आप लोग? उन्होंने फिर से गरजते हुए कहा। अगर आगे से किसी का भी असाइनमेंट कॉपी पेस्ट हुआ मिला तो मैं उसे सीधे फेल कर दूंगा बिना किसी चेतावनी के। आप लोग यहां पढ़ने आए हैं या समय बर्बाद करने? मेरी की हथेलियों में पसीना आने लगा। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया हो। मैंने अब चोरी छिपे शर्वरी की तरफ देखा, जो खुद घबराई हुई लग रही थी। मेरी की हालत तो और भी खराब थी। मुझे लग रहा था जैसे किसी भी पल उसकी पोल खुल जाएगी। प्रोफेसर ने फिर से असाइनमेंट्स की ओर देखा और बोले, जिन्होंने खुद मेहनत की है वे बेशक अपनी मेहनत का फल पाएंगे, लेकिन अगर किसी ने बिना सोचे समझे नकल की है तो उसकी कोई जगह नहीं है इस क्लास में। क्लास में एक सन्नाटा सा छा गया था। सबकी नजरें सर की हर हरकत पर टिकी थीं। नारायण सर एक एक करके असाइनमेंट वापस कर रहे थे, लेकिन उस तरीके से जैसे वह लोगों को उनके फेल होने का सर्टिफिकेट दे रहे हों। मिस्टर कुमार, उन्होंने कुमार का पेपर उठाया और उसके मुंह पर वो फाड़ते हुए गरज कर कहा, ये क्या बकवास है? इस पेपर में कोई और छोर नहीं है। अगर यही आपकी मेहनत है तो एमबीए आपके लिए नहीं है। आप अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मिस्टर कुमार सिर झुकाए चुपचाप अपनी सीट पर खड़े रहे। चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा नाम अब कभी भी पुकारा जा सकता है। मिस मीरा, मेरी धड़कनें तेज हो गईं। सर ने मेरा पेपर हाथ में लिया और कड़ी नजर डालते हुए बोले, ये क्या है मिस मीरा? क्या आप इसे असाइनमेंट कहती हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहते ही उन्होंने मेरा असाइनमेंट मेरी ओर इस तरह से फेंक दिया जैसे वह कोई कचरा हो। पेपर हवा में घूमता हुआ नीचे गिर पड़ा। क्लास में बैठे सभी लोग मुझे देख रहे थे और मेरी आंखों में आंसू आने ही वाले थे। पर मैं किसी तरह अपने आप को संभालने की कोशिश की। मेरी आंखों के सामने जैसे सब कुछ धुंधला हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हर निगाह मेरी तरफ उठी हुई है। हर किसी के चेहरे पर वही सवाल, वही आलोचना। मैंने अपना पेपर नीचे से उठाया, जो अब मेरे लिए किसी दाग से कम नहीं था। पन्नों पर गुस्से में खींची गई वो लाल रेखाएं जैसे मेरी काबिलियत पर लगे निशान थे। मुझे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह क्लास में सबके सामने अपमानित हो जाऊंगी। यही सोचते हुए मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। आप लोग अगर ये समझते हैं कि सब कुछ आसान है तो गलतफहमी है। अगले हफ्ते एक बार फिर से असाइनमेंट देना है और इस बार हर किसी को मेहनत करके दिखाना होगा, वरना आगे के लिए दरवाजे खुले हैं। उनकी बातें मुझे अंदर तक चीर रही थीं। ऐसा लगा जैसे मैं खुद से ही हार गई हूं। मैंने अपना सिर झुका लिया, अपने चेहरे पर बहते आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश की। दिल तो कर रहा था कि बस यहां से भाग जाऊं, कहीं जाकर छिप जाऊं, लेकिन उसी पल अंदर से एक आवाज आई, क्या ऐसे ही हार मान लूंगी? क्या खुद को साबित करने का एक मौका भी नहीं दूंगी?
मैंने अपने असाइनमेंट का पन्ना बैग में रखकर मैं सोचने लगी, क्या सच में मेरा उस गुंडे स्वामी से मदद न लेना एक गलती थी? हाँ, नारायण सर ने तो खुद उस स्वामी को मेरी मदद करने के लिए कहा था, और उन्होंने जो कहा वो मेरे भले के लिए ही था। लेकिन फिर भी मेरा डर मेरे रास्ते में आ गया। मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए था, अपना काम निकलवाना चाहिए था, भले ही मैं उसे पसंद न करती हूँ। स्वामी जो भी हो, उसका भले ही गुंडों जैसा रवैया हो, लोग उसे कितना भी बदनाम क्यों ना समझें, ये सब तो उसकी निजी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन मेरे लिए वो सब क्या मायने रखता है? क्या मुझे उसका चरित्र जज करने का हक है जब मैं उससे बस एक असाइनमेंट के लिए मदद मांग रही थी? शायद मुझे अपना डर किनारे रखकर उस असाइनमेंट के लिए उसकी मदद ले लेनी चाहिए थी। मेरे लिए ये असाइनमेंट कितना अहम है, और अगर मुझे अपना बेस्ट देना है तो कुछ मदद मांगने में कैसी हिचकिचाहट। शायद वो वाकई मेरी मदद कर देता और इस तरह मेरी परेशानी हल हो जाती। यही सोचते हुए मैंने मन ही मन एक फैसला लिया, चाहे जो भी हो मैं उसके पास जाऊंगी। हाँ, उसी गुंडे स्वामी के पास, और उससे असाइनमेंट में मदद मांगूंगी। अपने डर को एक तरफ कर मैंने तय कर लिया कि अब इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं अब उस स्वामी को कॉलेज कैंपस में ढूंढने लगी, लेकिन सवाल ये था कि वो कहाँ होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो कौन से क्लास में है। समझ नहीं आ रहा था अब उस स्वामी से कैसे मिलूं। मैं बस यूं ही कैंपस के हर कोने में उसे ढूंढने लगी, बिना किसी आइडिया के। कभी लाइब्रेरी में झांकती तो कभी कैफेटेरिया में देखती, लेकिन कहीं भी उसकी झलक नहीं मिली। ऐसे ही स्वामी को ढूंढते हुए अचानक से मैंने देखा, कॉलेज के गेट के बाहर एक भीड़ जमा थी और बीच में स्वामी एक लड़के को बुरी तरह पीट रहा था। वो उसे ऐसे मार रहा था मानो कोई इंसान नहीं, बस एक निर्जीव चीज हो। मुझे गुस्सा आने लगा। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सब तमाशा देख रहे थे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की। मैंने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा, पर सबकी निगाहें या तो झुकी थी या डर से एक जगह टिकी हुई थी। आखिरकार मेरे भीतर एक दृढ़ निश्चय जागा, कोई नहीं बोलेगा तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने फोन निकाला और सीधे पुलिस को कॉल कर दिया। हेलो, यहाँ कॉलेज गेट के बाहर एक गुंडा एक लड़के को बेरहमी से मार रहा है, कृपया जल्दी आइए और उसे अरेस्ट कीजिए। पुलिस का आना भी एक नजारा था। सभी लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, किसने बुलाया होगा। पुलिस के आते ही स्वामी शांत हो गया, पर उसके चेहरे पर डर की तो छाया भी नहीं थी। उल्टा वो लड़का जिसे मार पड़ी थी वो सहमा हुआ स्वामी के पैरों में गिरकर तमिल में कुछ बोल रहा था। मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रहा था, पर उसके हाव भाव से साफ था कि वो स्वामी से माफी मांग रहा था। स्वामी ने उसे झटककर दूर कर दिया और सीधा पुलिस से बातें करने लगा। और हैरानी की बात तो ये थी कि पुलिस बिना कोई कदम उठाए वापस जाने की तैयारी में थी। ये क्या हो रहा था? क्या सच में सब लोग इस गुंडे से इतना डरते हैं? पुलिस को वापस जाते देख मेरी हिम्मत टूटने को आई, पर मैंने खुद को संभाल लिया। पुलिस को वापस जाते देख मेरी हिम्मत टूटने को आई, पर मैंने खुद को संभाला, हिम्मत इकट्ठी की और पुलिस के पास जाकर तेज आवाज में बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे नहीं जा सकते। ये वही गुंडा है जिसने इस बेचारे लड़के को बेरहमी से मारा है। आप इसे यूं जाने नहीं दे सकते। मेरी आवाज से भीड़ में हलचल मच गई और सबकी नजरें मुझ पर जम गईं, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। इंस्पेक्टर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मिस, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम तो इस लड़के को अरेस्ट करने वाले थे, पर मिस्टर स्वामी ने खुद रिक्वेस्ट की कि इसकी पढ़ाई और करियर बर्बाद ना हो, इसलिए इसे छोड़ रहे हैं। उनकी बातें सुनकर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं सोच रही थी, क्या ये पुलिस भी उसे बचाना चाहती है? पर इंस्पेक्टर, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, किसी को इस तरह मारना क्या अपराध नहीं है? आपको उसे अरेस्ट करना चाहिए। इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैडम, अगर इस लड़के को शिकायत करनी है तो हमें बताएं, हम वही करेंगे जो कानून कहता है। मैं अवाक रह गई। भीड़ फिर से मौन थी और स्वामी की निगाहें मुझ पर टिकी थी, जैसे मेरे हर शब्द को तोल रही। ಇಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕ
दयவு செய்து போலீஸை விட்டுவிடு, நான் போலீஸ் புகார் கொடுக்க விரும்பவில்லை. वो तमिल में कुछ बोल रहा था, पर मेरे लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था। मैं कंफ्यूजन में एक बार उसे देखती तो एक बार पुलिस की तरफ। क्या चल रहा था यहाँ? पुलिस ने मेरी ओर मुड़कर कहा, मिस, वो कोई शिकायत नहीं करना चाहता, तो हमारे यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर पुलिस बिना और कुछ किए वापस लौट गई और मैं बस खामोश खड़ी रह गई, पूरी तरह से असमंजस में। मेरे दिमाग में सवाल उमड़ने लगे और आखिरकार मैंने उस लड़के से सीधा पूछ ही लिया, इफ यू आर बीइंग बीटन सो मच देन व्हाई आर यू नॉट कंप्लेनिंग टू द पुलिस? उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, लीव इट, व्हाई डू यू हैव टू गेट इनटू दिस मेस? फिर वो तेजी से वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भीड़ भी धीरे धीरे बिखरने लगी, मानो किसी ने तमाशा खत्म कर दिया हो। भीड़ के हटने के बाद ही मेरी नजर पड़ी, स्वामी वहां एक कोने में खड़ा था, बिल्कुल शांत और स्थिर, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर टिकी थी। उसकी निगाहों में एक अजीब सी ठहराव था, मानो वो मेरी हर हरकत का बारीकी से मुआयना कर रहा हो। उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जिसने मुझे असहज कर दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न मुस्कुराहट, बस एक अजीब सी शांति थी जो मुझे और भी डरावनी लगी। मिस्टर स्वामी धीरे धीरे मेरे पास आए। मैंने भी बिना किसी डर के उनकी तरफ देखा। अब डरकर भागने का सवाल ही नहीं था। मिस मीरा, उसने कहा, क्या आपको सच में मैं किसी गुंडे की तरह दिखता हूं? मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, दिखने से क्या होता है, इंसान का असली चेहरा उसकी हरकतों से झलकता है। कोई चाहे जैसे भी दिखे, लेकिन जो लोगों को यूं मारता पीटता हो उसे हम गुंडा ही कहेंगे, कांधी नहीं। मेरे चेहरे पर गुस्से की झलक साफ थी, पर खुद को शांत रखते हुए मैंने ज्यादा कुछ न कहना ही बेहतर समझा। मैंने मुड़कर वहां से निकलने की सोची। जैसे ही मैं मुड़ी, अचानक स्वामी ने मेरा हाथ थाम लिया। मेरी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? ये हरकत तो उसने हद ही कर दी थी। मुझे गुस्सा आया, इतना कि आवेश में मैंने तुरंत उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हाउ डेयर यू टच मी! हाथ छोड़ो मेरा, अभी के अभी! उसने मेरे हाथ को तुरंत छोड़ दिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी दिखी, पर वो कुछ कह नहीं सका और मैं गुस्से से तमतमाती हुई वहां से तेजी से निकल गई। पीछे मुड़कर देखा तो महसूस हुआ कि कई लोग हमें देख रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी और जिज्ञासा दोनों थी। अपने गुस्से और शर्मिंदगी में मुझे समझ नहीं आया कि क्या मैं सही थी या फिर कहीं कुछ और गहराई में उलझ चुकी थी। मैं बिना कुछ ज्यादा सोचते हुए वहां से निकल गई और सीधा अपने हॉस्टल रूम पर आई। शर्वरी हाफती हुई मेरे रूम में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ झलक रहा था। मीरा, तुमने क्या कर दिया? पागल हो गई हो क्या? तुमने ये कैसे किया? शरू, पहली सांस ले, ये ले, पानी पी और आराम से बता क्या हुआ है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। शर्वरी ने पानी का गिलास लिया और फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें पता भी है स्वामी कौन है? मैंने निश्चिंत होकर जवाब दिया, हाँ, अच्छे से पता है मुझे। वो बस एक गुंडा है जो लोगों को मारता पीटता है। किसने बताया तुम्हें कि वो गुंडा है? शर्वरी ने झुंझलाते हुए कहा। पागल हो गई हो तुम? आज सुबह स्वामी जिस लड़के को पिट रहा था, वो लड़का एक गुंडा और मवाली था। स्वामी बस उसे अपने किए की सजा दे रहा था। ये देख, ये वीडियो देख पागल लड़की। उसने अपना फोन निकाला और मुझे एक वीडियो दिखाया। वीडियो में वही लड़का जो स्वामी से मार खा रहा था, एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। उसके हाथ में चाकू था और वो उस लड़की को धमका रहा था। वो उसे जबरदस्ती पकड़कर उसे जबरदस्ती से किस किए जा रहा था और लड़की घबराई हुई थी। लड़की का चेहरा ब्लर था, पर उसकी हालत देख साफ लग रहा था कि वो डरी हुई है और बेबस भी। मैं तो ये सब देखकर अवाक रह गई। शर्वरी गुस्से से बोली, अब समझी क्यों स्वामी उसे मार रहा था?
वो लड़का गलत था और स्वामी उसे उसकी हरकतों की सजा दे रहा था। अरे पागल, वो इन लोगों के लिए हीरो है, हीरो, कोई गुंडा नहीं, समझी? हर कोई उसके पास अपने प्रॉब्लम्स और परेशानी लेकर जाते हैं सोल्व करने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुझे वो गुंडा क्यों लगा। मुझे अचानक समझ आया कि जो मैंने सोचा था वो पूरी तरह से गलत था। मैं खुद को बेवकूफ़ समझने लगी। शर्वरी की बातें सुनकर मेरे मन में पछतावे का एक गहरा तूफान उठ खड़ा हुआ। मुझे अब ये साफ हो गया था कि मैंने स्वामी के बारे में गलतफहमी पाल ली थी। मैंने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था, उसे जो सबकी मदद के लिए खड़ा रहता है। शरू ने गंभीरता से मेरी तरफ देखा। मीरा, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। सबके सामने जो हुआ वो सही नहीं था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ शरू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। शरू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रुक जा अभी, माहौल गर्म है। थोड़ी देर में जब सब शांत हो जाए तब हम दोनों साथ में चलेंगे। बाहर मत जा अभी, ये अपनी मुंबई नहीं है मीरा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ अकेले मत निकलना। पता नहीं शरू ऐसा क्यों बोल रही थी, पर मैंने इस वक्त उसकी बात मान ली। आप हमारी जान बन गए।